जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 25 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक हमारा चल रहा था। आज तीसरा लेक्चर हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और ओवरऑल लेक्चर नंबर 25। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है, ज़रा हाथ उठाइए। हाँ शाबाश। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 7 उसमें इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम आई है। चलिए क्वेश्चन 7 को डिस्कस कर लेते हैं और इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट्स कह रहा है इफ इन्फ्लेशन इज, देखिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में या प्रोजेक्ट अप्रेजल के क्वेश्चन में बहुत से रेट्स आएंगे। एक होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होगा डेप्रिसिएशन रेट, एक होगा ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट, बहुत से रेट्स आएंगे। आपने समझना है कि ये रेट किस चीज़ का है और हमारे क्वेश्चन पे इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट, अच्छा क्या मुझे ये बताइए इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन होती क्या है? कि चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज होना। आज आपको कोई भी चीज़, वो चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड्स हो, जिस प्राइस पे मिल रही है, साल के बाद, एक साल के बाद क्या उसी प्राइस में मिलेगी? साल तो दूर की बात है, प्रैक्टिकली तो महीने के बाद उस प्राइस में नहीं मिलती। बात पाकिस्तान में खास तौर पे कुछ कंट्रीज हालांकि ऐसी हैं दुनिया में जिनमें साल साल तक प्राइसेस सेम रहती है, लेकिन पाकिस्तान उन कंट्रीज में हरगिज़ शामिल नहीं है। पाकिस्तान में हर साल इन्फ्लेशन होती है। अब प्रैक्टिकली तो हर महीने हो रही होती है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में आपको बताया था सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता है, वो ईयरली बेसिस का डाटा देता है। ईयर बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है तो अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन नहीं है फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी क्वेश्चन में हो सकता है टैक्स रेट हो, किसी क्वेश्चन में ना हो। तो अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट है, टैक्स की कैलकुलेशन इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है, टैक्स की कैलकुलेशन इंक्लूड नहीं करेंगे। उस तरह क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करेंगे। इन्फ्लेशन रेट नहीं है, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन रेट क्या है? हर साल प्राइसेस में इंक्रीज इन प्राइस लेवल एवरी ईयर, ये एनुअल बेसिस पे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये जरा सुन लीजिए। कह रहा है इफ इन्फ्लेशन इज एप्लीकेबल, अगर क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन रेट गिवन है, अगर क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन रेट गिवन है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो आपकी जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आएगी, फिक्स में भी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट में भी आएगी, सेल्स में भी आएगी। सेल्स भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो है, सेल्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो यहाँ पे कॉस्ट के बजाय कैश फ्लो लिखा होता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं कि अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन गिवन है, सेल्स एडजस्ट होगी आपकी हर साल, क्योंकि प्राइस, सेल्स का जो प्राइस लेवल है वो बदलता है। आपकी कॉस्ट पे एडजस्टमेंट आएगी। कॉस्ट में किस किस के ऊपर? फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी, फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी। लेकिन ये क्या, फिक्स कॉस्ट में क्यों? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। हाँ, वो लेवल ऑफ आउटपुट के लिहाज से फिक्स रहती है। वो ऐसा नहीं है कि वो हर साल फिक्स ही रहेगी, हर साल भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स के ऊपर, क्वेश्चन के अंदर सेल्स की फिगर के ऊपर ग्रोथ रेट का इंपैक्ट भी आएगा, इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट भी आएगा। ग्रोथ रेट से क्या मुराद है कि आपके यूनिट्स, जो क्वांटिटी सोल्ड हर साल इंक्रीज हो रही है। सेल्स के केस में हर साल सेल्स पे जो इंक्रीज होगी, ग्रोथ की वजह से भी इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है जी। और जो कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट हर साल ग्रोथ की वजह से भी इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन की वजह से भी इंक्रीज होगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है,
इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज होगी, ग्रोथ की वजह से इंक्रीज नहीं होगी, ग्रोथ की वजह से इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिक्स रहती है, वरना फिक्स उसे क्यों बोलते? ये बात ज़हन में रहेगी। कह रहा है ऑपरेटिंग एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, सेल्स एडजस्ट होगी इन्फ्लेशन रेट से, वेरिएबल कॉस्ट होगी और फिक्स कॉस्ट होगी। फिर कह रहा है 3 चीजें नोट कर ले। कितनी चीजें? 3। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू या वर्किंग कैपिटल आर यूजुअली नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन अनलेस क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। 3 चीजें आपने एडजस्ट नहीं करनी जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली ना कह दे। कौन कौन सी चीजें? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल और रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अगर उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है एट टूडेज प्राइस लेवल और इसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट 10% होगा, इसका मतलब है हमें अब क्या कह रहा है? एडजस्ट करो। और अगर सिंपल उसने बता दिया इक्विपमेंट की कॉस्ट ये है, रेजिडुअल वैल्यू ये है, आगे कुछ नहीं कहा, ना इक्विपमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा ना रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर आएगा। वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा स्टार्ट में 20,000 होगा, तो एंड पे रिकवर कितना होगा? 20 का 22 तो नहीं होगा, 20 का 18 तो नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि स्टार्ट में वर्किंग कैपिटल 20,000 का चाहिए और 2 साल के बाद ये रिक्वायरमेंट बढ़ के 25,000 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयर 2 में जाके 5,000 ऐड करना है और एंड में जाके फिर दोनों रिकवर हो जाएंगे। 20 + 5 25,000, वो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये काम कब करना है? ये दरमियान में वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज कब करना है? क्वेश्चन में मेंशन करें, वरना नहीं करना। ये बात समझ आई जो कह रहा है? फिर कह रहा है नोट करो, ये क्या कह रहा है? देयर में बी सिंगल इन्फ्लेशन रेट इन क्वेश्चन फॉर ऑल आइटम और डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट फॉर डिफरेंट आइटम। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि या तो सारी इन्फ्लेशन सारी आइटम्स के लिए, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कॉस्ट हो, सब के लिए एक ही रेट होगा, या रेवेन्यू के लिए अलग रेट, कॉस्ट के लिए अलग रेट होगा। ये आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊं, प्रैक्टिस में हर आइटम का इन्फ्लेशन रेट अलग होता है। सब्जी में भी देख लेना, गाजर अलग रेट से इन्फ्लेट होती है, आलू अलग रेट से, भिंडी अलग रेट से, प्याज अलग रेट, चिकन अलग रेट से, बीफ अलग रेट से। भाई ऐसे ही होता है ना। लेकिन एग्जाम में जो वो अमूमी तौर पे क्वेश्चन पूछता है, सबका इन्फ्लेशन रेट एक ही देता है। क्यों? सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वो चाहता है कैलकुलेशन में आप ना फंसे, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो हालांकि डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट फॉर डिफरेंट आइटम्स ये मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल अजम्पशन है, लेकिन एग्जाम में सिंप्लिसिटी के लिए क्या एज्यूम करेगा? सबका, क्योंकि उसे पता है भाई 6 है 7 है, यही प्रेस करना है, 6 की बजाय 7, 7 की बजाय 8। और जिसको 6% के साथ इन्फ्लेशन की रिजल्ट आती है तो उसे 8% के साथ नहीं आती होगी, आती होगी। तो इसीलिए अमूमी तौर पे वो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर रेट एक ही देगा सारी आइटम्स के लिए। जी, वो एक वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो एक ही आता है, वो एग्रीगेट किया जाता है, बास्केट ऑफ परचेजेस। ठीक है, वो दूसरा कंसेप्ट है। बल्कि आपको इससे भी मजे का कंसेप्ट बताऊं? नहीं अच्छा नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, कान बंद कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनना चाहते हैं वो सुन ले। प्रैक्टिस में ना सिर्फ ये कि एक आइटम से दूसरी आइटम का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होता है, बल्कि एक साल का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा और दूसरे साल का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा। क्या कहेगा? हर साल का इन्फ्लेशन रेट। क्यों? सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। वो कहता है कैलकुलेशन में आप ना फंस जाएं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। जो एक साल में इन्फ्लेशन 6% पे कर सकता है, वो अगले साल में जाके 8% पे भी कर सकता है।
भाई समझ आ रही है बात की? अच्छा चले, इन शॉर्ट ठीक है जी, एक रेट दिया एक लगाएंगे, 10 रेट दिए 10 लगाएंगे, हमें क्या, हमें जो कहेगा इस मटेरियल को इस रेट से इंक्रीज करें उससे कर लेंगे, सेल्स को इससे करें उससे कर लेंगे। डन जी, कोई इख्तलाफ तो नहीं आपको? इन्फ्लेशन रेट एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक है सबके लिए एक यूज़ करेंगे, मल्टीपल है जो जिसके लिए है वो यूज़ करेंगे। डन जी, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, अब आपको एग्जाम सिचुएशन बता रहा है कि एग्जाम में मैक्सिमम कितनी सिचुएशंस पॉसिबल हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन। पहले पॉसिबिलिटी बताएगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ गई तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ये स्टेटमेंट आ गई कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ये स्टेटमेंट आ गई कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी, ऑल कैश फ्लोज टू बी इन्फ्लेटेड फ्रॉम ईयर 2, या तो ईयर 2 से सारे इन्फ्लेट होंगे, यानी ईयर 1 में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं होगा, या ऑल कैश फ्लोज टू बी इन्फ्लेटेड फ्रॉम ईयर 1, यानी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ईयर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट ईयर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन क्या है, कुछ का इफेक्ट ईयर 1 से होगा कुछ का ईयर 2 से। ये अमूमी तौर पे नहीं होता, अमूमी तौर पे या ईयर 1 से होगा या ईयर 2 से होगा। ठीक है, अब एग्जाम में जो स्टेटमेंट दे सकता है वो आपके सामने, अब आप डिसाइड करेंगे सर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ईयर 1 से होना है ईयर 2 से होना है, या कि कभी कुछ का ईयर 1 ईयर 2 से। कह रहा है ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ सिंगल रेट देने जा रहा है। जब ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट बोल दिया इसका मतलब क्या है, सिंगल रेट। अमूमी तौर पे सिंगल रेट ही देता, बताया आपको, पहले बता दिया था। ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड यानी गिवन ऑन टुडेज रेट, यानी आज का जो प्राइस लेवल है इसके मुताबिक, एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन द फर्स्ट ईयर, एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम, बोले पढ़े जरा, एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन द फर्स्ट ईयर, एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन द फर्स्ट ईयर। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जितने भी मैंने आपको फिगर्स बताई हैं क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी आज के रेट के मुताबिक है, और ये ईयर 1 में यही चलेगा। देयर आफ्टर से क्या मुराद है, ईयर 1 के ईयर 2, ईयर 2। देयर आफ्टर द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 9% वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। इसका मतलब है बाकी हर साल भी रेट सेम रहेगा 9%, और हर इनकम और एक्सपेंस पे भी रेट सेम रहेगा 9%। भाई मतलब समझ आया? फिर से पढ़ते हैं, ये जो उसने कहा है ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, इसमें क्या कहना चाह रहा है, सिंगल रेट दूंगा, सारे रेवेन्यू का भी वही, कॉस्ट का भी वही। ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड टुडेज रेट। टुडेज रेट का मतलब क्या है, आज के रेट के मुताबिक, एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन फर्स्ट ईयर। सबसे अहम, एक्सपेक्ट पहले साल में भी यही, इसका मतलब है पहले, खबरदार पहले साल की इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ना करना, खबरदार पहले साल में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ना करना, क्योंकि ईयर 1 की जो कैलकुलेशन होगी बगैर इन्फ्लेशन की होगी। शाबाश। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 9% वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल फ्यूचर रेवेन्यू एंड, उसके बाद हर साल 9% के साथ। ईयर 2 में कितनी इन्फ्लेशन होगी, 3 में, 4 में, 1 में, हाँ 1 में नहीं होगी। शाबाश, क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, सेकेंड लाइन, इसका मतलब है ये वाला जो केस है ना, ये इसकी एग्जांपल है। आगे देखते हैं, ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टुडेज रेट, यानी जितने भी उसने फिगर्स दिए हैं क्वेश्चन के अंदर वो सारी आज के रेट के मुताबिक है। द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 8% वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट दैट अराइज फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड। दैट सबसे अहम अल्फाज, दैट अराइज फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड, मतलब इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कहां से आएगा, ईयर 1 से ही। ठीक है, ईयर 1 से ईयर 2।
तो ये ऊपर कौन से वाली है आ गई, 1 के 2 के 3 2। अच्छा इनके साथ स्टेरिक मार्क कर लें, ये पहले वाली के साथ दूसरे। जो जब से एमएफए का पेपर आया है, जब से एमएफए का 4 अटेम्प्ट हो गई है ना हमारी, पांचवी अटेम्प्ट, वो इन दोनों में से कोई एक फिगर यूज कर, इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करता है। जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो पुरानी है, पुराने क्वेश्चन में जब ये टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ, अब नहीं है। 2 टॉपिक आपके पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में थे, अब उससे अलग होके एमएफए, एक बजटिंग, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है जी, बोलना क्या रिजल्ट के बाबा ने, ओके। थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज, और ये पुराना है, पुराने क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन होंगे ना उनमें आपको ये इसके साथ लिख ले नए क्वेश्चन, इसके साथ लिख ले पुराने क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट वुड बी 7%। ये नहीं बता रहा ईयर 1 से होगा कि ईयर 2 से होगा। क्या करें? ईयर 1 से करें, लेकिन नीचे लिख दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर 1। इन द एब्सेंस ऑफ, देखिए ऊपर उसने एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऊपर 1 2 में क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, नहीं, नीचे 3 4 में एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन आ गई। तो आप ईयर 1 से कर दें, लेकिन नीचे क्या लिख दें? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट इन्फ्लेशन स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1। आपका दिल ईयर 2 से कर रहा है, ईयर 2 से कर दीजिएगा, लेकिन नीचे लिख दीजिएगा क्या? नीचे लिख दीजिएगा क्या? It in the absence of information, it is assumed that effect of inflation starts from year, यानी उसने absence नहीं ना दी तो हमारी मर्जी। भाई क्या मतलब, जब अकाउंटिंग के अंदर वो डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं देता था तो हमारी मर्जी नहीं होती थी कि चाहे स्ट्रेट लाइन के साथ कर लें चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ कर लें, नहीं हमारी मर्जी नहीं होती थी। वो होती थी कि नहीं होती थी? होती थी ना, लेकिन अमूमी तौर पे कहा जाता था स्ट्रेट लाइन से कर लो, क्यों कहा जाता था? आसान होता था। तो यहां पे भी अगर उसने नहीं बताया इन्फ्लेशन ईयर 1 से स्टार्ट करनी है ईयर 2 से, तो आपकी मर्जी है, नोट दे के जहां से मर्जी कर ले। रिकमेंडेशन क्या है? ईयर 1 से कर ले स्टार्ट। आई कैप के किसी क्वेश्चन में उसने ईयर 1 से की होगी, किसी ईयर 2 में, और आप दोनों क्वेश्चन को मिला के कहेंगे सर वही लाइन वही है, इधर उसने ईयर 1 किया, इधर उसने ईयर 2 किया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या पूछेंगे? दोनों सही है। अजम्पशन लिख दो, तो अजम्पशन ईयर 1 से कर लो, ईयर 1 से करो। अजम्पशन ईयर 2 किया, ईयर 2 से कर लो। फोर्थ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 8% per annum with effect from second year onward। with second year onward क्या बता रहा है? अब की बार मैं कह रहा है, मैंने मेंशन कर दिया, अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर 2 से इन्फ्लेशन लेनी पड़ेगी, ईयर 1 से लेंगे तो गलत होगी। अब की बार ईयर 1 से लेंगे तो, क्योंकि अब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, अब मेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट वुड इफेक्ट रेवेन्यू एज वेल एज ऑल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो हम कौन सा डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट करने लगे हैं? डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट करना तो दूर की बात है, हम तो डेप्रिसिएशन के करीब से भी नहीं जाते। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन नहीं ना होगी। 25 साल पहले सादा लोग होते थे सादा, आज के जमाने सादा। तो फर्म में आर्टिकल्स हमारे स्टार्ट होते 20-25 साल पहले आर्टिकल। तो सीनियर का एक टिपिकल प्रैंक हुआ, उस वक्त भी प्रैंक होते थे। वो जूनियर को कहते थे जो भी ताज़ा भर्ती हुआ है, जाओ क्लाइंट में उधर सलीम साहब होंगे, उनसे जाके कहना सर डेप्रिसिएशन का कैश वाउचर दे दें। चले जाते थे, तो सलीम साहब भी समझ जाते थे ये नया बंदा है, वो कहते थे बैठ जाए, अभी डेप्रिसिएशन का कैश वाउचर निकाल के आपको सारे दिन बैठे रहते थे उसे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का कैश वाउचर होता है क्या?
नहीं, तो डेप्रिसिएशन कैश आइटम है नॉन कैश? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो ये हमें पहले ही पता है, डेप्रिसिएशन के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं आती। रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर आखिरी सवाल भाई से पूछूंगा, सही बता दिया इसका मतलब सबने सही बता दिया, गलत बताया इसका मतलब किसी को समझ नहीं आई। रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी? अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो होगी, वरना नहीं होगी। उसने कहा है होगी। चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन असाइनमेंट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था पहले बताएं? 6 था, 7, अच्छा 6 था, ठीक है। 7 और 8 दो क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है ना। A company is considering an investment in an item of equipment costing ₹150,000. 150,000 क्या है? year not इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और year not में आउटफ्लो है, नेगेटिव में लिखना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू ₹4। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स। शाबाश, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सुभान अल्लाह। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? लिख लें इसको, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये जो नेट कर देते हैं ना, मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है। सेल्स में से भाई सेल्स को अलग शो करवाओ, वेरिएबल कॉस्ट को अलग शो करवाओ, ताकि कंप्लीट पिक्चर सामने आए कि सेल प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। मुझे जाती तौर पे, लेकिन मेरे क्या उसको मेरे से क्या या आपको क्या, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने उसी के मुताबिक रखना। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मुझे जाती तौर पे डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन होती है मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में उसने दिया ठीक है, आपको पता होना चाहिए है क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसने लिखा होता ना सेल्स की कीमत 10 रुपए है सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट, सेल प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट, तो मैं 10 - 6 4 करके ना करता, मैं कैसे करता? सेल्स लिखता 10 के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट लिखता 6 के लिहाज से। भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो ना। बहरहाल उसने जैसे दी हम वैसे चलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब जब वेरिएबल उसने सॉरी ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया तो कह रहा है सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी। जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो सेल्स दोबारा क्यों दे रहा है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये प्राइस है, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है इसमें, ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? यानी अगर क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट ना हो ना, तो मैं हर साल की कंट्रीब्यूशन यूं कैलकुलेट करूंगा। ईयर 1 में 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ईयर 2 में 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 में 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 में 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। भाई ठीक है, अगर क्वेश्चन यहीं तक हो तो ऐसे ही आएगी, पक्का। आगे क्या कर रहा है? फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹50,000 एट टूडेज प्राइस लेवल। एट टूडेज प्राइस लेवल, एट टूडेज प्राइस लेवल क्या है? आज की। एट टूडेज प्राइस लेवल क्या है? इनिशियल कॉस्ट है, आज की प्राइस। एट टूडे प्राइस लेवल आज की प्राइस है। 50,000 फिक्स कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ना हो तो मैं 50,000 ईयर 1 में लिखूं, 50,000 ईयर 2 में लिखूं, 50,000 ईयर 3 में लिखूं, 50,000 ईयर। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो तो क्यों ये हर साल 50,000 क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड वॉल्यूम के लिहाज से चेंज नहीं होती क्या? नहीं होती। फिक्स की डेफिनेशन में लिखा है, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन
मेरा हाल है कॉस्ट काउंटिंग में सबसे पहले फिक्स और वेरिएबल का कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं शायद, मुझे तो यही याद है और कुछ नहीं याद। एक ही चीज कॉस्ट काउंटिंग में पूछा क्या चीज सीखी, मैं कहूंगा एक ही फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में, और भी पढ़ाते होंगे। नहीं ठीक है अहम कंसेप्ट। आगे चलते हैं 50,000। फिर इसके बाद और ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इसे फिक्स किस वजह से कहते हैं, ये नहीं है कि ये कभी चेंज नहीं होगी, ना 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 ना, वो कहते हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। इन्फ्लेशन से हो सकती है। रेंट आप खुद बताएं, कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का जो रेंट है फिक्स है कि वेरिएबल, फिक्स तो है लेकिन सर चेंज होता है हर साल, डिक्रीज होता है क्या, इंक्रीज होता है। तो इस मिसाल से हमें यह समझ आया कि फिक्स्ड कास्ट भी इंक्रीज होती है, लेकिन वो आउटपुट की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से। आगे चलते हैं, वो कह रहा है एंड द इक्विपमेंट फिक्स कास्ट 50,000 है। अगर तो आगे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो, यानी इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया हुआ ना, मैं हर साल 50 ठक 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 ठक। And equipment can be disposed of in year for rupees 10,000 at 2 days price level। 2 days price level का मतलब क्या है, आज की ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना 10,000, ये रेजिडुअल वैल्यू है। इक्विपमेंट कैन बी डिस्पोज्ड इन ईयर 4, 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है, लेकिन ये क्या है 2 days प्राइस लेवल पे, आज की कॉस्ट नहीं, आज की कॉस्ट तो वो किधर है 150,000 है, ये 10,000 इनिशियल कॉस्ट नहीं है, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी क्या है रेजिडुअल वैल्यू है। आज कितने का बिकेगा 10,000। क्लाइंट था हमारा, केबल बेचते थे, केबल के अंदर होता था कॉपर, कॉपर बड़ा अहम, मतलब केबल जल भी जाती, खराब भी हो जाती थी ना, दरमियान में कोई कट शट भी लग जाता था, वो कॉपर निकाल के वो बड़ा महंगा बिकता था, वो उसका रेट चेंज होता रहता था। तो अगर उसने केबल ने खराब होना है 5 साल बाद, कॉपर का आज का रेट अगर 50 रुपया फॉर एग्जाम्पल, जो भी 50 रुपये, तो ये कह रहा है मैं आज के रेट के मुताबिक ये बनती है रेजिडुअल वैल्यू, डेफिनेटली 5 साल के बाद रेट ये थोड़ी होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है रेजिडुअल वैल्यू है जरूर 10,000, लेकिन आज के रेट के मुताबिक है। हमने इसे किस साल के रेट के मुताबिक करना है, ईयर 4 के रेट के मुताबिक है, ठीक है। फिर कह रहा है इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6% एंड मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 2 रेट आगे। क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था 5 रेट हुआ करेंगे, परसेंटेजेस कितनी आएंगी 5 होंगी। कौन कौन से, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। टैक्स रेट एक दफा पता नहीं क्या फार्मूला बनाया था मैंने, कोई GTX कुछ तरह करके था, कोई पता नहीं क्या था। इसके आप इनिशियल्स लिख के ना याद करने के लिए, हाँ एब्रीविएशन कर सकते हैं। 5 तो बहरहाल इसमें 2 हैं, कौन कौन से, इन्फ्लेशन रेट और मनी कॉस्ट ऑफ। आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट का क्या काम है, इनकम और एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करना है हर साल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काम क्या है, डिस्काउंट करना है। हर रेट का इस्तेमाल पता होना चाहिए, गलत ना यूज कर दीजिएगा, ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इन्फ्लेट कर रहे हो और इन्फ्लेशन रेट से डिस्काउंट कर रहे हो, करेंगे आप लोग, करेंगे। यहां तक क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करें इसको। अगर गलत रेट से कर ले तो मार्क्स मिलेंगे गलत, यानी कि वो जो गलत किया है उसके मार्क्स, जो सही किया है उसके मार्क्स मिलेंगे। भाई तूने कितने को स्टेप्स सीखे हैं, रोज ये पूछता है स्टेप के नंबर मिलेंगे कि नहीं, नंबर मिलेंगे कि नहीं। एक ही दफा सारे स्टेप्स के बारे में पूछ ले कि सर इस स्टेप के नंबर मिलेंगे कि नहीं, उस स्टेप के नंबर मिलेंगे कि नहीं। पहले बताया जो स्टेप गलत होता है उसके नंबर नहीं मिलते, और जो स्टेप सही होता है उसके नंबर मिलते हैं। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, वो एक ही गलती होती है। ओके, क्वेश्चन 1, company is considering
अच्छा सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया सॉल्व। कितने स्टूडेंट्स का, अगर 3 स्टूडेंट्स ने भी हाथ उठा के कह दिया ना ये क्वेश्चन सॉल्व करे 7 तो करवाऊंगा, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है क्वेश्चन सर? 1 2 3 4 हो गए। कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन दी 150,000, ये क्या हो गया? इनिशियल इन्वेस्ट। अब आपने ना वर्किंग का तरीकाकार देखना, मैं वर्किंग कैसे कर रहा हूं, कैलकुलेशन शो करवा रहा हूं कि नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। इनिशियल, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन कौन सी है? ये है हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन, इस पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रूल लगेंगे। और ये नीचे वाली कैलकुलेशन कौन सी है? टैक्स की, इस पे कौन से रूल लगेंगे? इधर जब आपने जाना है तो फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर बन जाना है। जब इस टेबल पे आना है तो आपने टैक्स कंसल्टेंट बन जाना है, यहां से मैंने अकाउंटेंट बन जाना है, इधर अकाउंटेंट बनना है, यहां पे फाइनेंस मैनेजर बनना है। ये कैलकुलेशन और है, ये कैलकुलेशन और है। इस क्वेश्चन में ये नीचे वाला टेबल यूज नहीं होगा, बताइए क्यों? टैक्स रेट नहीं गिवन। किसी क्वेश्चन को डबल डिफिकल्ट करना हो ना, एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दे बस, टैक्स रेट, डबल डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी डबल डिफिकल्ट से मुराद क्वेश्चन डबल, एक ही बजाय 2 सफ़े पे सॉल्व होगा। अब एक सफ़े के ऊपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला और एक के ऊपर टैक्स। बाहर वापस आए, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट कितना? 15,000, ये है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है ईयर नॉट में? 150,000 नेगेटिव। राउंड ऑफ कर रहे, कर लें। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है राउंड ऑफ कर दें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है? देखिए जैसे आप करते कहते, ठहर जाना, हो सकता है बाकियों को इतनी जल्दी ना हो जितनी जल्दी तेरे को है, पूछ तो लेने दे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है राउंड ऑफ कर लूं? कितनों का ख्याल है राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, कर रहे छोटी छोटी फिगर्स है, कर लें। शुरू में ऐसे करें, बाद में कर लेंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे 1000 में कर लिया करो। लेकिन मैं हमेशा 1000 में करने का आदी हूँ, मिलियंस में नहीं किया करता राउंडिंग ऑफ। ये ज़हन में रखना, 1000 में रीजनेबल है, 1000 की राउंडिंग ऑफ, मिलियंस में ना करे, रिकमेंडेड नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10 था। अच्छा मैं गलती करूंगा ना तो आपने एज्यूम करना है कि मैं आपको चेक करने के लिए गलती कर रहा हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 150,000 और रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, तो ईयर 4 में आ गया ये गलत। क्यों गलत है? इन्फ्लेशन, शाबाश। अच्छा अब सुन लीजिए, नीचे कैलकुलेशन शो करवानी है, कैलकुलेशन शो करवाने। हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत ही आसान तरीन तरीका सिखाया कैलकुलेशन शो करवाने का। हालांकि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन तरीका सुन ले। पहला रूल आपने ये रखना है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस चीज़ की कैलकुलेशन शो करवाएं। उन्होंने बताया जो फिगर आपके क्वेश्चन पेपर पे नहीं है लेकिन आपके सॉल्यूशन में आ रही है, उसकी कैलकुलेशन शो करवानी है। ये किसकी कैलकुलेशन शो करवानी है? जो फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है, हमारे सॉल्यूशन में आ रही है, उसकी कैलकुलेशन शो करवाना। हमारे टीचर हमें ये बताते थे। आजकल के टीचर क्या बताते हैं? वो भी यही बताते हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आजकल तो आप पढ़े। नहीं, मैं तो अपने उस्तादों से जो सीखा है वही आगे आपको सिखाऊंगा कि भाई किस चीज की कैलकुलेशन शो करवानी चाहिए। सॉल्यूशन में फिगर है उसकी कैलकुलेशन शो। लेकिन इसका मॉडिफाइड वर्जन आपको बताऊंगा अभी, वो थोड़ी देर, अभी नहीं, पहले ये रूल पिक करें। तो 150,000 है, इसके बाद क्या आएगा 10,000 है। अब मैं वर्किंग शो करवा रहा हूं, 10,000 इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होगी क्या? मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6%, 1.06। अच्छा इसकी इन्फ्लेशन कब से शुरू होनी थी? ईयर 1 से के ईयर 2 से? कहां लिखा है? साइलेंट है तो ईयर 1 से कर लेते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, इट इज इन द एब्सेंस ऑफ इट इज अज्यूम्ड इन्फ्लेशन स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1।
तो ईयर 1 में 1 साल की इन्फ्लेशन, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, यानी ऊपर जो 1 2 3 4 है और मेरे इन्फ्लेशन का 1 2 3 4 है, ये मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ईयर 1 से स्टार्ट हो रही है। ईयर 1 की इन्फ्लेशन पावर 1, ईयर 2 की इन्फ्लेशन पावर 2, ईयर 3 की इन्फ्लेशन पावर 3, ईयर 4 की इन्फ्लेशन पावर 4, ये आ गया पावर 4। अब बताइए क्या आया? 1625। गलती बताइए, गलती बताइए। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। हाँ शाह, क्यों बोला? बेहतरीन, यस। आगे चलते हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन आइटम इक्विपमेंट कॉस्ट फंड फिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹4 एंड सेल्स ये होगी। इसका मतलब है अब दूसरी आइटम मैंने क्या लिखनी है? हर साल की कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितनी है जी? ईयर नॉट में कितनी आएगी? ईयर नॉट तो कोई साल ही नहीं है भैया, ये तो होगी ईयर 1 से। कितनी होगी? 4 इंटू 20,000। एक मिनट है, 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, 20,000। अच्छा एक सुन लें, लिख लीजिएगा। अगर ग्रोथ और इन्फ्लेशन क्वेश्चन में दोनों रेट होना, पहले ग्रोथ की एडजस्टमेंट होगी फिर इन्फ्लेशन की होगी। ये एक बड़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन मेरे जहन में है बजटिंग की, उसको सामने रखते हुए आपके मुताबिक A इंटू बी और B इंटू ए एक बराबर है, लेकिन मेरे मुताबिक नहीं है। कंसेप्ट को मैंने लेके चलना है, पहले ग्रोथ फिर इन्फ्लेशन, पहले ग्रोथ फिर इन्फ्लेशन। वो आएगा इन्वेंटरीज वैल्यूड एट FIFO मेथड आएगा बजटिंग में। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कुछ स्टॉक हमारा यूज हुआ है ओपनिंग का, कुछ इस साल वाला। इस साल वाले स्टॉक पे इस साल की इन्फ्लेशन आएगी, ओपनिंग वाले पे इन्फ्लेशन नहीं आएगी। लेकिन ये मैं खुद सोच रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा, खुद सोच रहा हूँ। तो पहले ग्रोथ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो नंबर ऑफ यूनिट मैं इसको 4 इंटू 20,000 भी कर सकता हूँ, वो भी ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यूनिट्स फिर प्राइस, पहले यूनिट फिर, वैसे आदत है, फर्क कोई नहीं पड़ता, फर्क कोई नहीं पड़ता। परेशान नहीं होना कि सर बिला छोटे से कंसेप्ट को मुश्किल कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर लें। 20,000 इंटू 4, ये कितना? 40,000 इंटू 4, फिर 60,000 इंटू 4, फिर 20,000 इंटू 4। लेकिन हर साल ग्रोथ रेट तो नहीं है, ग्रोथ रेट तो नहीं है, क्योंकि हर साल उसने क्वांटिटी जितने यूनिट्स बता दी है। इन्फ्लेशन रेट है, और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6। तो इसका मतलब है पहले साल में होगी कैलकुलेशन 20,000 इंटू 4 इंटू 1.06 पावर 1। दूसरे साल में 40,000 इंटू 4 1.06 पावर 2। तीसरे साल 60,000 इंटू 4 इंटू 1.06 पावर 3। फोर्थ ईयर में 20,000 इंटू 4 इंटू 1.06 पावर 4। जरा कैलकुलेशन कीजिए, पहले साल में क्या आता है? 84,800 पॉजिटिव। ईयर 2 में 179,776 पॉजिटिव। 285,822 844। और ईयर 4 में 122,100,998। भाई फिगर्स मैच होते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। यहाँ पे दो चीज़ें आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, वैसे तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, 4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इंटू 1.06 कर लें, लेकिन मेरा कंसेप्ट ये है
कि चूंकि ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये प्राइस से रिलेट करता है, इसीलिए इनको इकट्ठा कर दूं मैं, इसको साइड पे कर दूं, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता, चाहे 1.061 पहले कर लें, लेकिन क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन रेट प्राइस के साथ, ग्रोथ रेट होता वो मैं इसके साथ लिखता, फिर क्वांटिटी के साथ ग्रोथ रेट होता। बेच दूसरी चीज के ऊपर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं भाई, ये अजीब बात है, ऊपर ईयर 1 है और नीचे इन्फ्लेशन पावर 1, ऊपर ईयर 2 नीचे इन्फ्लेशन की पावर ईयर 2, ऊपर ईयर 3 इन्फ्लेशन की पावर 3, ऊपर ईयर 4, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इन्फ्लेशन ईयर 1 से स्टार्ट हो रही है, इसकी रीजन क्या है? इन्फ्लेशन ईयर 1 से स्टार्ट, अगर इन्फ्लेशन ईयर 2 से स्टार्ट हो रही होगी ना तो ऊपर ईयर 2 आएगा, नीचे इन्फ्लेशन की पावर 1, ऊपर ईयर 3 आएगा, नीचे इन्फ्लेशन की पावर, ये ध्यान में रखना। तो परेशानी हो ना कि सर कभी तो ऊपर जो साल है और जो इन्फ्लेशन की पावर है वो सेम आती है, कभी नहीं आती, तो जिसमें नहीं आती उसमें हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें उसने कहा होगा, क्या कहा होगा? इन्फ्लेशन ईयर 2 से। क्लियर जी? फिर इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है फिक्स कार है एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 50,000 एट 2 days प्राइस लेवल 50,000। तो जरा देखिएगा क्या मैं सही कर रहा हूं? फिक्स कॉस्ट 50,000 इंटू 1.06 पावर 1, फिर 50,000 इंटू 1.06 पावर 2, फिर 50,000 इंटू 1.06 पावर 3, 50,000 इंटू 1.06 पावर 4। भाई कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए जरा सॉल्व करवाइए। 83,000 53 53,000 56,180। एरर आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर मैंने कोई किया? 5955163124। शाबाश, नेगेटिव आएंगे। अगर इसको नेगेटिव नहीं करते तो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, हालांकि छोटी सी गलती है, आपको कैलकुलेट करने के मार्क्स दे देगा लेकिन वो सिंबल के मार्क्स आधे शायद काट दे, आधे नंबर देगा या कैलकुलेशन सही किया, सिंबल गलत किया, क्योंकि सिंबल गलत किया नीचे नेट कैश फ्लो गलत आएगा, नेट कैश फ्लो गलत आएगा, आपका एनपीवी आईआरआर गलत आएगा, ये नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? चेक पॉइंट कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे इक्विपमेंट कैन बी डिस्पोज, ये तो हमने उधर ही निपटा दिया था ना, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एंट्री की रेजिडुअल वैल्यू हमारी आती है हम साथ ही निपटा देते हैं, भूल ना जाए। इन्फ्लेशन रेट 6% कर लिया हमने, मनी कॉस्ट ऑफ 15%, अब करें इसको नेट करें और एनपीवी कैलकुलेट करें। शाबाश। क्या है एनपीवी आपकी? कैलकुलेट की है आपने? किधर है? अभी नहीं, आपने पहले की हुई है, फिगर्स मैच आई हैं, कर ली है आपने, चेक कर लिए? कर लिया, फिगर मैच है। 148773। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, ये थोड़ा जगह तंगी के बायस से प्रॉब्लम है, गुजारा हो रहा है कि नहीं? ये आप जरा ना कैमरा से थोड़ा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को हमारी डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ा सा इसको जूम अगर कर दे या देख ले, क्लियर हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं हो रहा तो थोड़ा सा क्लियर है, चले ठीक। ये उन्होंने कहा ये जो इन्फ्लेशन हो रही है पहले साल में 6% है, दूसरे में 12%, तीसरे में 18%, ऐसे होगा क्या? नहीं, ये हर साल 6% बढ़ रही है, यानी ईयर 1 में भी इन्फ्लेशन का रेट 6% है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईयर 2 में इन्फ्लेशन हो नहीं रही, हो रही है, लेकिन ईयर 1 का जो प्राइस लेवल था ईयर 2 में उससे 6% इंक्रीज हो रहा है, ईयर 2 में जो प्राइस लेवल था ईयर 3 में उसकी निस्बत 6% इंक्रीज हो रहा है, और ये इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हम फिगर यूज कर रहे हैं ना प्राइस, ये 2 days प्राइस लेवल है,
जब हम इसको पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसको एक दफा 6% से इंक्रीज कर रहे हैं, ये 1 है। जब हम इसको ये 2 में ले जाके पावर 2 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब असल में क्या है, हम इसको 2 दफा 6% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर 2 का मतलब है 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 1.06। तो इसमें ऑटोमेटिकली 6 और 6 आपके ख्याल के मुताबिक जो 12 है ना, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 6 इंटू 6 आ जाता है। ये फिर 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर ग्रोथ भी बढ़ रही होती तो इसमें एक और रेट भी आता, और वहाँ बिल्कुल उनके ऊपर भी इसी तरीके से पावर 1 पावर 2 पावर 3 होती, उनके ऊपर भी इसी तरह से पावर 1 पावर 2 पावर 3 होती। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, एक कंपनी इज कंसीडरिंग, अच्छा इसको भी सॉल्व कर दें, डिस्कस कर दे कि 3 स्टूडेंट्स ने अगर कह दिया ना सर सॉल्व कर दे, तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है? 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये भी सॉल्व होगा, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कह रहा है यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इवैल्यूएट वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। बताइए क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया किस टॉपिक का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया किसका? प्रोजेक्ट प्रेजेंट। कह रहा है ए कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 150,000। 150,000 क्या होगा? इनिशियल कॉस्ट 150,000 ईयर नॉट में नेगेटिव। फिर इक्विपमेंट वुड बी यूज्ड टू मेक ए प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ करेगा उसका। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट today's price would be rupees 10 per unit and the variable cost per unit, all cash cost, would be rupees 6। सेल प्राइस क्या होगा? 10, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 6। मेरे अंदर का शैतान मुझे कह रहा है इसको कंट्रीब्यूशन बना लो, 10 - 6 = 4 कर लो। पिछला क्वेश्चन भी तो कंट्रीब्यूशन के साथ कर लिया था, हो जाता है। याद रखे, मुझे क्या पसंद है? अलग अलग, मैं तो अलग अलग ही करूंगा। इसकी हिकमत क्या, इसके पीछे रीजन क्या, वो फिर कभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, अभी शायद आपको समझना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब सेल्स अलग है, रेट चेंज, हाँ रेट चेंज है, ये रीजन आपको पहले से पता है, शाबाश, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स अलग, कैसे सेल होगी? ईयर 1 की सेल क्या होगी? 20,000 इंटू 10 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 1, ठीक है ना? इन्फ्लेशन दी हुई है ना नीचे। अच्छा, तो इसी तरह यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन्फ्लेशन से। यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन्फ्लेशन से, और फिर जब वेरिएबल कॉस्ट आएगी 4, उन्हीं यूनिट को मैचिंग कंसेप्ट काउंटिंग का कहता है ना कि जितनों की सेल हो उतने की कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए। तो वही यूनिट सोल्ड जो है वही वेरिएबल कॉस्ट में भी आएंगे। यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन। अगले साल में नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू इन्फ्लेशन। इसी तरीके से चलते जाएंगे जी। अब आगे चलते हैं। ये टेबल तक हो गया चेक पॉइंट पहला, टेबल तक सारी कैलकुलेशन हो गई। टेबल तक हम इस काबिल हो जाएंगे सेल्स कैलकुलेट कर लें हर साल की, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं एट टूडेज प्रोजेक्ट वुड हैव ए 4 ईयर लाइफ। 4 ईयर लाइफ का मतलब मेरे को कितने कॉलम बनाने हैं? 5। क्यों? लाइफ 4 ईयर है, कॉलम 5 बना रहे। 1 ईयर नॉट अ बिग है। एट टूडे प्राइसेस, इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट जरूर होगा। जब कभी टूडे प्राइस कहता है इसका मतलब यही है कि टूडे प्राइस है, इसका मतलब टूडे प्राइस हो रहा है, फ्यूचर प्राइस हो रहा है, फ्यूचर प्राइस में इन्फ्लेशन है। टूडेज प्राइस इट्स एक्सपेक्टेड दैट इक्विपमेंट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4 फॉर रुपीज 10,000। आज का जो कॉपर का रेट है उसके मुताबिक इक्विपमेंट कितने में बिकेगा? 10,000 में। लेकिन ईयर 4 के बाद क्या 10,000 में बिकेगा? ईयर 4 का तो कॉपर का रेट कुछ और होगा। There will be additional fixed cash overhead rupees 50,000 each year
एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट टूडेज प्राइस लेवल, ये भी टूडेज प्राइस लेवल पे है, हर साल 50,000। तो अच्छा इसका मतलब है ये जो 10,000 होगा ना, 10,000 ईयर 4 पे, ये जो ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये ईयर 4 पे 10,000 नहीं होगा, कह रहा है 10,000, लेकिन ये टूडेज प्राइस लेवल पे कह रहा है ईयर 4 के एंड पे 10,000 नहीं होगा, ये क्या होगा 10,000 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 4, अगर वो ईयर 1 से इन्फ्लेशन स्टार्ट हो रही है। और फिर क्या कह रहा है, देयर विल बी एडिशनल फिक्स्ड कैश ओवरहेड ऑफ ₹50,000 ईच ईयर। इसका मतलब है ईयर 1 में कितने होंगे फिक्स्ड ओवरहेड, कितने होंगे फिक्स्ड ओवरहेड 50,000 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 1। ईयर 2 में बोले 50,000 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 2। ईयर 3 में 50,000 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 3। ईयर 4 में 50,000 इंटू इन्फ्लेशन की पावर 4। अच्छा एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही, आपको भी कुछ समझ खुदा का होगा, ये उसने लिखा है देयर विल बी एडिशनल फिक्स्ड कैश ओवरहेड्स ऑफ ₹50,000। अगर इसमें फिक्स्ड कैश ओवरहेड लिखा है, अगर वो कहता है कैश, इसमें कौन से ओवरहेड होते तो वो नॉन कैश हो जाता, डेप्रिसिएशन। अच्छा तो अगर वो ये कहता तो हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ता कि देयर विल बी फिक्स्ड ओवरहेड कैश प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते। आज सुनिए गौर से, डेप्रिसिएशन को टोटल में माइनस कर देते, क्योंकि बाकियों के ऊपर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आनी है, डेप्रिसिएशन के ऊपर नहीं आनी। ये रीजन होती क्या, ये रीजन नहीं होती, बल्कि रीजन क्या होती, नॉन कैश आइटम आती ही नहीं, रीजन ये होती। रीजन क्या होती, डेप्रिसिएशन। अगर उसने डेप्रिसिएशन के साथ ऐड करके दी होती अमाउंट तो हम डेप्रिसिएशन को अलग करते, रीजन क्या होती, नॉन कैश आइटम है। तो ये तो उसने खुद ही कह दिया कैश आइटम, हमने कहा ठीक है कोई ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है, तो 50 था भाई, समझ आ गई। फिर कह रहा है कि बाबा साहब ने कंपनी एक्सपेक्ट्स प्राइसेस एंड कॉस्ट टू इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन टू द फॉलोइंग एनुअल रेट। सेल्स का दिया अलग, ये उसने मल्टीपल रेट्स दिए हैं, तो जिसका जो रेट है उसके मुताबिक लगाइए उसको, ठीक है। अच्छा ये नहीं बताया इन्फ्लेशन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ईयर 1 के ईयर 2, एज्यूम क्या करें, और अजम्पशन लिख देनी आपने। तो मुझे बताइए अब सेल्स ईयर 1 में क्या वैल्यू होगी, 20,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 1। ईयर 2 में क्या होगा 40,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 2। ईयर 3 में 60,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 3। और ईयर 4 में अब बताइए, आप बताइए ईयर 4 में 20,000 इंटू 10 इंटू 1.05 की पावर 4। ये अब कैलकुलेशन कर दें, नहीं करने हैं क्या, नहीं भाईजान ये स्टूडेंट कह रहे हैं कुछ, मैं अपनी मर्जी थोड़ी करवा रहा हूँ, आप लोगों ने कहा। कोई नहीं, इसी बहाने आप ना प्रेजेंट करने का तरीका क्या सीखते जाएं कि प्रेजेंट कैसे करना है, किस फिगर की वर्किंग शो करवानी है, किसकी नहीं करवानी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 150,000 नेगेटिव, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000, और इन्फ्लेशन भी है ना 10,000 इंटू 1.06 की पावर 4, कितना हो गया 12625। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब सेल्स, हालांकि उसने सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर अलग अलग दिया है, हमने उसको कंट्रीब्यूशन खुद से नहीं लेके जा, खुद से दे दे तो मजबूरी बन जाती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। सेल्स ईयर नॉट में कुछ नहीं आएगा, ईयर 1 में कितना आएगा, ईयर 1 के
20,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 1, फिर 40,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 2, 60,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 3, और नेक्स्ट 20,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 4। क्लियर होता है जी? अब बताइए फिगर कैलकुलेशन करते जाइए। 1 में 2 10,000, 2 10,000, 4 4 1,000, 6 9 4 5 7 5 2 4 3 1 0 1। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ईयर 1 में कितने हैं? अब देखिए जितने यूनिट्स होगी, जितने की सेल उतने ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी ना, तो ये यूनिट तो सेम आएंगे भैया। यूनिट तो, ये आपको काउंटिंग का कंसेप्ट पता है ना, कि जितनों की सेल रिकॉर्ड करते हैं उतनी कॉस्ट ऑफ काउंटिंग यही कहती है ना। तो कॉस्ट 4 थी, इसका मतलब है मैंने बाकी सारा कुछ सही कर दिया, 10 की बजाय 4 4 करता जाऊंगा। ऐसे है। एक और चीज चेंज होगी, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू 4 इंटू 1.06 पावर 1। अच्छा 6 है क्या 4 है? 6 है। ओके 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 ओके। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 8% है। ओके नेक्स्ट 40,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 2, फिर 60,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 3, फिर 20,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 4। क्लियर जी? क्या? 129 600 27 99 36 453 496 163 259। ओके क्लियर जी? आउटफ्लो है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चेक पॉइंट किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? पूछ ले नहीं पूछना जी आपके। अब क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हर साल फिक्स रहेगी ना 50,000? नहीं, फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है। किसकी वजह से? अच्छा मैं पहले सोच लूं, इस फिक्स में डेप्रिसिएशन तो शामिल नहीं है। ओके नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट कितने हैं जी? 50,000। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 8%। 50,000 इंटू 1.08 पावर 1, 50,000 08 पावर 2, 50,000 पावर 3, 50,000 1.08 पावर 4। क्या आ गया जी? 54,000 58 320 62 986 68 024। ठीक है जी? गलत है, इसको मैंने नेगेटिव नहीं किया। इसको नहीं कराना था, इसको नहीं कराना था। हाँ? तो ये जरा एहतियात के साथ। और कोई आइटम तो नहीं रह गई? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, ये क्या है?
बाकी तो वो काम है जो कि 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। वो क्या है? डिस्काउंटिंग। एनपीवी पहले ऐड कर ले सबको, एनपीवी कैलकुलेट करें, सॉरी नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करें, और नेट कैश फ्लो के बाद फिर डिस्काउंट कर लीजिए। करे करे करे, शाबाश। नेट क्या एनपीवी क्या आई है? 9,775 पॉजिटिव है। तो करें, दबा के प्रोजेक्ट करें इस तरह के स्टार्ट, बिल्कुल करें। कोई इतराज किसी को? कोई प्रॉब्लम? ये थी आपकी असाइनमेंट। अब आते हैं टेक्स्ट 50। नहीं, अभी तो नई चीज सीखनी है ना ना ना। तो अच्छा टेस्ट है आपका, वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन आज आप नई चीज को सीखे, घर वाले कहेंगे आप फाइनेंस सीखने भेजा था, फाइनेंस मैनेजर बनाने भेजा था, क्या सीख के आए हो? आप कहे कुछ भी नहीं। हाँ, आपने कहना है ये कैलकुलेशन किस चीज की शो करवानी है, किसने ये सीख के आए हो, किस चीज की कैलकुलेशन शो करवानी है? जो फिगर क्वेश्चन पेपर पे मौजूद नहीं है लेकिन आपके आंसर में मौजूद है, उसकी वर्किंग, उसकी कैलकुलेशन शो करवानी है। और दूसरा, अगर कभी राउंडिंग ऑफ करनी है हमने तो थाउजेंड्स में करनी है, मिलियंस में नहीं करनी। थाउजेंड में, मिलियन में पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमने एक रीजनेबल लेवल पे राउंडिंग ऑफ करनी होती है। चले हल्का सा देख लेते हैं इसको। चले ठीक है, टेस्ट है आपका। कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया है और कितनों ने अभी टेस्ट देना है? चलिए ठीक है, आज एक तो असाइनमेंट क्या होगी आपकी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर। असाइनमेंट में कुछ कोशिश करूंगा ढूंढ के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।